नमस्कार। मेरा नाम युवराज पांडे। मैंने इतिहास विषय से कई वर्षों से लगातार शिक्षण कार्य किया है। वर्तमान में मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ लगातार 3 बार। इस अनुभव के साथ साथ मैंने इतिहास के क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी एक लंबा दौर देखा है और उसी अनुभव को आज आपके बीच में मैं साझा करने आया हूँ। और मध्यकालीन इतिहास की जब हम बात करते हैं तो ये पहले हमें देख लेना होता है कि मध्यकालीन शासकों में ऐसी क्या परिस्थितियां, ऐसी क्या बातें रहीं जो पहले के शासकों ने उसे अडॉप्ट नहीं किया, उससे सीख नहीं ली। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में ऐसी क्या विसंगतियां रहीं जिन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति एवं सनातनता को प्रभावित किया। हम देखें कि उत्तर एवं दक्षिण भारत में एक मूल विशेषता रही कि उत्तर भारत लगातार बाहरी आक्रमणकारियों और शक्तियों का केंद्र बना रहा और दक्षिण भारत इससे लगातार बचता रहा। जब हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में उन परिस्थितियों को, तो ये लगता है कि वास्तव में भारत में उत्तर भारत ही मुख्य रूप से जितने भी विदेशी आक्रांता थे उनके आक्रमण का केंद्र था। और दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक है जो सल्तनत में दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है और विंध्याचल पर्वत को पहली बार पार करने वाला भी शासक अलाउद्दीन खिलजी ही है। सल्तनत काल के पतन और मुगलों के भारत में आने से एक नई सांस्कृतिक पद्धति, नए युद्ध कौशल और नए साजो सामान जो युद्ध में विजेताओं के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु जो भारतीय राजा थे, उन्होंने अपनी युद्ध कौशल और रणनीति में विशेष कोई परिवर्तन नहीं किया था। यही कारण है कि वे लगातार पराजित होते रहे। परंतु हम जब 17वीं शताब्दी को देखते हैं तो उसमें हमें कुछ विभिन्नता दिखती है और ये विभिन्नता को लाने का श्रेय मराठाओं को है। मराठा जो अभी तक शक्ति का केंद्र न होकर केवल किराए के सैनिक थे और वे लगातार आपस में ही एक दूसरे से वैमनस्य के भाव में थे। आखिर क्या ऐसी चीजें बदली कि मराठा साम्राज्य का रूप ले लिया? आइए आज हम देखते हैं मराठा साम्राज्य के उदय के बारे में। द राइज ऑफ मराठा एम्पायर। भक्ति आंदोलन, जो कि धर्म सुधार आंदोलन से पहले भारत में चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन ने इस्लाम के भारत में प्रसार और प्रचार को देखते हुए हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए एक विशेष पहल की। इस पहल के दौरान उसने उन रूढ़ियों, उन पद्धतियों को समाप्त करने का प्रयास किया जिन्होंने इसके पहले भारतीय समाज को तोड़ा और बांटा। इससे पहले जो भी धार्मिक आंदोलन चले, उसमें जनता और जो वो आंदोलन कर रहा था उसके बीच एक भाषाई अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु जब हम भक्ति आंदोलन को देखते हैं तो भक्ति आंदोलन में हम विभिन्न संतों को देखते हैं। मराठा या जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसमें भक्ति आंदोलन एक अलग तरीके से हमको दिखाई देता है। उस समय भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण संतों को देखते हैं जो इन्हीं जातिगत बंधनों पर बार बार प्रहार करते हैं और मराठियों को एक करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा वो लोक भाषा या मराठी में अपने उपदेशों को देते हैं जो जन जन तक अपने आप पहुंचता है। इसके अलावा मराठा साम्राज्य के विकास में राजनीतिक कारण भी थे, क्योंकि मराठा सैनिक इनकी विशेष महत्ता थी। यह युद्ध में जिसके भी पक्ष से शामिल होते थे
उसकी विजय लगभग लगभग सुनिश्चित कर देते थे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में देखते हुए एक समय के बाद मराठाओं ने यह विश्वास किया और उन्होंने सोचा कि अगर हम शासक बदल सकते हैं तो शासन का केंद्र भी बन सकते हैं, और इन्हीं सारी परिस्थितियों ने मराठा साम्राज्य के उदय में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी जो इसके पहले के आंदोलनों में नहीं दिखाई देती है। आइए आज हम मराठा साम्राज्य के उदय के बारे में अध्ययन करते हैं। मराठा का शाब्दिक अर्थ होता है, मराठा का शाब्दिक अर्थ होता है महान संघर्ष। जिस जाति के उत्पत्ति ही संघर्ष से होती है उसी को हम मराठा कहते हैं। एक ऐसी भौगोलिक पृष्ठभूमि में निवास करने वाले मराठा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए भी लगातार संघर्ष करते हैं, और यही कारण है कि ये जो संघर्ष है यह इनके जीवन से इस तरह से जुड़ गया कि मराठा का शाब्दिक अर्थ ही महान संघर्ष है। बखार मराठियों के पहले जो भी इतिवृत्तियां लिखी जाती थी उनके इतिहास को जो लिखने का एक पद्धति था उसे हम बखार के नाम से जानते हैं। आए दिन जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये इस समय का बहुत हिट क्वेश्चन हुआ है कि बखार किसे कहते हैं या बखार क्या है। तो बखार मराठी इतिवृत्तियों को कहा जाता है। ये लगातार यूजीसी नेट और एक बार यूपी पीसीएस में भी यूपी स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा चुका है ये चीज कि बखार किसे कहते हैं। पावडाव या पोवाड़े मराठियों की शौर्य गाथाएं या कविताएं जो मराठी भाषा में बोली जाती थी, कही जाती थी, गाई जाती थी, उनको कहा जाता है। यह अभी तक प्रश्न पूछा नहीं जा चुका है लेकिन निकट भविष्य में इसके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। रामचंद्र पंत यह आमात्य थे शिवाजी के समय। इन्होंने मराठाओं की जो शासन पद्धति है वो किस तरह की हो, मराठा राजनीति का आधार क्या हो, ये सारी चीजों को देखते हुए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आज्ञा पत्र। आज्ञा पत्र में मराठी प्रशासन व्यवस्था के बारे में एक विस्तृत प्रकाश डाला गया है, इसलिए यह पुस्तक भी मराठों के इतिहास को पढ़ने और जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। राजनीति पे आधारित कुछ कथनों को देखें तो हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिन्होंने मराठा इतिहास पर पुरजोर कार्य किया है और इनका नाम है ग्रांट डफ। यह कहते हैं कि मराठों का उदय या मराठों का जो उत्पत्ति है वो एक आकस्मक अग्निकांड की भांति है। इसका मतलब यह है कि एक ज्वलंत पदार्थ के तहत यह मराठों की उत्पत्ति को मानते हैं, परंतु हम इससे कितना सहमत हैं इसके बारे में हम आखिरी तक इस पे चर्चा करेंगे। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ मराठा, मतलब मराठाओं का इतिहास। इसके अलावा एक अन्य ब्रिटिश इतिहासकार हैं, एक अन्य पाश्चात्य इतिहासकार हैं जिनका नाम है आंद्रे विक। इन्होंने एक बहुत ही प्रचलित सिद्धांत दिया जिसको फितना का सिद्धांत कहते हैं। फितना का अर्थ होता है षड्यंत्र या प्रति षड्यंत्र। यह शब्द ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अब भारत में जो भारतीय राजा हैं उनके लड़ने की वॉर टैक्टिक्स में बड़ा अंतर आ गया था। पहले के जो राजा आदर्शों, मूल्यों और अन्य धार्मिक चीजों को लेकर युद्ध करते थे, मराठों में इस चीज का अभाव दिखता है। मराठे केवल और केवल युद्ध को जीतना चाहते थे। युद्ध को जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि युद्ध को किसी भी प्रकार जीतना और जीतना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसको शिवाजी ने अपने जीवन का मूल माना और इसीलिए ये फितना का सिद्धांत विदेशी जो स्वयं इसी आधार पर लड़ते थे वह इस चीज को समझ नहीं पाए और उन्होंने इसको षड्यंत्र का नाम दे दिया। इसलिए
फितना का जो ये सिद्धांत है, इससे पूरी तरह से सहमत हुआ नहीं जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पे उन आदर्शों और उन मूल्यों की हम शत्रु का संहार नहीं करेंगे, युद्ध क्षेत्र से भागती हुई सेना को नहीं मारेंगे, जो पहले के शासकों ने किया। मराठा उससे बचते थे और वह अपने शत्रु का समूल नाश करने में विश्वास रखते थे। यही कारण है कि शिवाजी जैसी एक छोटी क्षेत्रीय शक्ति ने इतना बड़ा मराठा साम्राज्य का विस्तार किया और उसे भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि पर लाके खड़ा कर दिया, और उसने मुगलों के पतन और अंग्रेजों के प्रारब्ध से पहले बीच में सेतु का जो काम मराठा कर रहे हैं, वह शिवाजी की दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल योग्यता की ही देन है। इसके अलावा भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले महादेव गोविंद रनाडे, जो एक न्यायाधीश हैं, शिक्षाविद हैं तथा भारतीय राजनीति में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गुरु हैं, वो अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रनाडे ने, क्योंकि यह मराठा क्षेत्र या महाराष्ट्र से ही संबंधित थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था राइज ऑफ द मराठा पावर। में कहा कि जो मराठे हैं उनके विकास या उनके उद्भव में जो सबसे बड़ी भूमिका है वह है क्षेत्रीय या भौगोलिक परिस्थितियों की। अर्थात हम देखें कि कोई भी नई शक्ति इन्हें क्यों नहीं पराजित कर पाई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण इनकी भौगोलिक परिस्थितियों का होना। जब मराठी युद्ध करने जाते थे या फिर आप किसी भी भौगोलिक या पहाड़ी क्षेत्र को देखें, आप एक ऊंचे स्थान पे बैठ के पूरे क्षेत्र का निरीक्षण बड़ी सरलता से कर सकते हैं, तथा अगर आप उस क्षेत्र से परिचित हैं और आप में एकता है तो निश्चित तौर पे उस सभी जगह के दर्रे, नदी तथा घाटियों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी होगी। कोई भी विदेशी शक्ति या सेना आपके क्षेत्र में अगर प्रवेश करती है तो निश्चित तौर पे आप उसको टैकल करने में, उसे विफल करने में बहुत ही सक्षम होंगे। इसके अलावा कई अन्य नई चीजें थी जो मराठों ने अपनाई थी, लेकिन हम इस बात को तो बिल्कुल स्वीकार कर सकते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियां मराठों के बिल्कुल अनुकूल थी, और यही कारण है कि मराठे उस समय संख्या में बहुत कम होने के बावजूद भी अपने युद्ध कौशल और नीतियों के द्वारा भौगोलिक परिस्थितियों ने भी उनको वही सहारा दिया। और दूसरी बात यह है कि इनके अंदर एक स्वतंत्रता की भावना थी। यह स्वतंत्रता की भावना यह थी कि यह कभी पराधीन नहीं रहते थे और हमेशा किसी न किसी शासक के साथ यह मिलकर युद्ध में लड़े थे। इनको युद्ध कौशल का अच्छा ज्ञान था, पहले से युद्ध का अच्छा अनुभव था। इन्हीं सारी चीजों को लेते हुए मराठाओं ने यह दृढ़ निश्चय किया और अभी कभी भी परतंत्रता को स्वीकार नहीं किया। परिश्रमी जो व्यक्ति पहाड़ों या ऐसे जगहों पे रहता है, उसके आम जो दिनचर्या है वह निरंतर रूप से उन लोगों से जो समतल पर रहते हैं उनसे भिन्न होते। उबड़ खाबड़ पथरीली जमीनों पे रहने का एक यह है लाभ कि शारीरिक रूप से व्यक्ति काफी मजबूत होता है, और इसके साथ साथ लड़ाकू जाति के रूप में यह उस क्षेत्र में काफी विख्यात थे। इन्हीं सारे कारणों को देखते हुए मराठा के उदय में महादेव गोविंद रनाडे के जो तर्क हैं वो काफी प्रासंगिक हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। इसके अलावा जदुनाथ सरदेसाई और महादेव गोविंद रनाडे ने मराठों की उत्थान में या उत्पत्ति में औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति को भी महत्वपूर्ण माना है। हिंदू विरोधी नीति को भी महत्वपूर्ण माना है। बिल्कुल इस बात पर बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि औरंगजेब से पहले जो एक सौहार्द का माहौल था, निश्चित तौर पे औरंगजेब ने उस माहौल को पूरी तरह से खराब किया और इससे एक दबी हुई भावनाएं जो लोगों के अंदर थी वो अपने आप निकल कर सामने आने लगी। क्योंकि
जब व्यक्ति का शासन और सत्ता पर से विश्वास धीरे धीरे कम होने लगता है तो व्यक्ति अपनी मांगों को, अपनी चीजों को करने के लिए संगठित होता है, एकताबद्ध होता है। और निश्चित रूप से धर्म एक ऐसी चीज है जो राष्ट्रीयता से सीधे सीधे जुड़ी हुई है, और औरंगजेब के द्वारा कुछ ऐसे कार्य करना जिससे एक विशेष वर्ग की भावनाएं आहत होती थीं, यह एक प्रमुख कारण हो सकता है, परंतु इतना बड़ा भी कारण नहीं हो सकता कि इसकी वजह से एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए। लेकिन हाँ, एक सहायक कारण निश्चित रूप से हम इसे मान सकते हैं। इसके अलावा शिवाजी ने यह माना, इन्होंने हिंदू पादशाही की उपाधि धारण की, या हिंदू पादशाही की उपाधि धारण करते हैं शिवाजी, हिंदू धर्म उद्धारक की उपाधि धारण करते हैं, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का वचन लेते हैं। ये सारी चीजें भी मराठों के उत्कर्ष में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रही थी। सतीश चंद्र इस मत का खंडन करते हैं कि हिंदू के जो औरंगजेब की हिंदू विरोधी धारणा है उसने मराठों के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध हुई। इसलिए सतीश चंद्र इस मत को देते हैं कि बिल्कुल नहीं, इसके वजह से मराठों की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसके अलावा सरदेसाई, जिन्होंने मराठों पे एक बेहतरीन काम किया हुआ है और मराठा इतिहास के ऋण माने जाते हैं, वह भी बताते हैं कि शिवाजी ने राष्ट्र की शारीरिक शक्ति तथा और रामदास ने मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व किया, जिससे मराठा भारतीय रंगमंच और महाराष्ट्र में एक शक्ति का केंद्र बनकर उभरे। इस बात को भी माना जा सकता है। जदुनाथ सरकार ने शिवाजी को हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता माना है। बिल्कुल इस चीज को माना जा सकता है, क्योंकि शिवाजी के अंदर एक अद्भुत संगठनात्मक क्षमता थी, जिसके द्वारा वो एक अच्छा और शानदार संगठन खड़ा करते थे और अपने लोगों को चुनने में भी वो बड़े पारखी थे। ये सारे गुण एक राष्ट्र निर्माता के ही हैं, इसलिए हम उन्हें एक राष्ट्र निर्माता के रूप में देख सकते हैं। रनाडे शिवाजी को नेपोलियन की भांति महान संगठनकर्ता कहते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब ने दक्षिण पर आक्रमण ना किया होता तो एक मराठा राष्ट्र की स्थापना ना होती। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की, भक्ति आंदोलन ने ही वह माहौल बनाया, वह पृष्ठभूमि तैयार की जिस पे चलकर आने वाले समय में भारत में मराठा साम्राज्य उत्पन्न हो सकता था। क्योंकि इन्होंने जो जातीय भेद थे, जो एक जातीय कसावट थी, उसको ढीला किया, लोगों में भाईचारा, सद्भावना और पारस्परिक सहयोग को बढ़ाते हुए इन्होंने ये जो भाईचारा का संदेश था। दूसरी बात, जितने भी भक्ति आंदोलन के संत महाराष्ट्र में हुए, उन्होंने मराठी भाषा में अपने उपदेश दिए और इस सब चीजों ने भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके अलावा शिवाजी के जो गुरु थे रामदास जी ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है दासबोध। इसमें वो बताते हैं कि किस तरह विदेशी शक्तियों ने भारत को या राष्ट्र को जकड़ रखा है, और उनके एक राष्ट्र प्रेमी होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते या अपने राष्ट्र प्रेम के नाते हमें इन शक्तियों से मुकाबला करना चाहिए, इन शक्तियों से प्रतिरोध करना चाहिए। और इन्हीं कुछ ऐसे धार्मिक आंदोलनों तथा विशिष्ट परिस्थितियों ने मराठों को भारतीय पृष्ठभूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि वास्तव में मराठों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मराठों की उत्पत्ति या मराठों का प्रारंभिक इतिहास को अगर हम देखें तो जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करता है, उस समय वहां के राजा
रतन सिंह के ही परिवार से संबंधित अर्थात सिसोदिया वंश। मेवाड़ में हम अगर प्रारंभिक दौर में देखें, रतन सिंह के समय सिसोदिया वंश शासन करता है तथा बाद में महाराणा प्रताप जो कि गहलोत वंशी थे यह शासन करते हैं। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा वंश था। पहले स्टार्टिंग में सिसोदिया वंश था और बाद में गहलोत वंश था। तो इसी सिसोदिया वंश से संबंधित थे शिवाजी, और शिवाजी के वंशजों के द्वारा ही अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के पश्चात जो अव्यवस्था फैली और जो नरसंहार हुआ, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म वगैरह नहीं हो पाए, ये करने का प्रयास कर रहे थे। महिलाओं ने अपने नारीत्व को बचाने के लिए लगातार जलती हुई अग्नि में जौहर किया, और ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने भारतीय जनमानस को हिलाकर रख दिया। प्रख्यात इतिहासकार व कवि अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में भी जौहर के इन प्रारंभिक विवरणों का उल्लेख करते हैं। तो इसी दौरान हम देखते हैं कि सज्जन सिंह महाराष्ट्र आ गए। यही वो सज्जन सिंह हैं जो शिवाजी के वंश के आदि पुरुष हैं, और इन्हीं के 5वीं पीढ़ी के व्यक्ति हैं उग्रसेन। उग्रसेन के 2 पुत्र हुए, एक कर्ण सिंह थे, दूसरे थे शुभकर्ण, और इन्हीं शुभकर्ण के पौत्र हैं बालाजी या बाबाजी भोसले। और बाबाजी या बालाजी भोसले के 2 पुत्र हुए, मालोजी और विठोजी। मालोजी ने ही प्रारंभिक दौर में मराठों के समय एक विशेष स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रारंभिक दौर में अगर हम देखें तो प्रारंभिक दौर में मालोजी कृषि कार्य कर रहे थे, लेकिन कृषि कार्य करते करते उनको यह समझ में आ गया निश्चित तौर पे मालोजी को कि कृषि कार्य से किसी भी तरह अब इस परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए चूंकि राजपूत थे और युद्ध कार्य में पहले भी इन्होंने भाग लिया था, इसलिए इन्होंने युद्ध कार्य या एक सुरक्षक सैनिक के रूप में मालोजी और विठोजी इन दोनों भाइयों ने काम किया, और इन्होंने लखोजी जाधव के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। इस दौरान लखोजी यादव के यहाँ ये नौकरी करते करते एक विशेष स्थिति को प्राप्त हुए, और जब इनकी स्थिति थोड़ी और अच्छी हुई तो मालोजी और विठोजी ने इनकी नौकरी छोड़ दी और लखोजी जाधव की और बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी करी। बीजापुर के सुल्तान के यहाँ कुछ समय नौकरी करने के पश्चात ये लोग मलिक अंबर की सेवा में चले गए, और जब ये लोग मलिक अंबर की सेवा में चले गए, इसी समय मालोजी का उत्कर्ष हमें दिखता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से मालोजी और विठोजी के बाद ये वंश परंपरा चली। तो हम देखते हैं कि मालोजी के पुत्र हैं शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जो कि शिवाजी के पिता हैं, इनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे संभाजी, और इनसे जो छोटे पुत्र थे उनका नाम था शिवाजी। जी हाँ, ये वही शिवाजी हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है, और इन्होंने ही महाराष्ट्र में वो परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिस पर चलकर मराठा साम्राज्य अपने विकास और द्रुत गति से आगे बढ़ता चला गया। शिवाजी ने 3 विवाह किया था। शिवाजी का जो पहला विवाह हुआ वह हुआ साईबाई निम्बालकर के साथ। यह साईबाई निम्बालकर इनकी पत्नी थी। दूसरी पत्नी इनकी 1680 में इनकी चिता पर सती हो गई थी।
पुतलीबाई। हम देखते हैं कि प्रारंभिक दौर में शिवाजी ने एक शब्द दिया था जिसका नाम था महाराष्ट्र धर्म। महाराष्ट्र धर्म, महाराष्ट्र धर्म या महाराष्ट्र में मराठों में जो सैनिक भावना उत्पन्न करने का कार्य रामदास ने दिया था, उसे शिवाजी स्वयं न करके अपने पुत्र संभाजी द्वारा कराने का प्रयास करते हैं। और संभाजी निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा अधिक परिश्रम के साथ साथ मराठाओं को एक करने के लिए लगातार तत्पर रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि मराठाओं के इनके बाद जब इनकी कुछ समय बाद जब मृत्यु हो जाती है, तो अभी हम इसका केवल एक परिचय दे रहे हैं। अगले वीडियो में हम पुनः इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये केवल एक परिचय के लिए, वंश परंपरावली या ट्री जो है इसको समझने के लिए बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि कौन कौन लोग किस तरह से आ रहे हैं। तो शिवाजी की जब मृत्यु हो जा रही है, तो शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 से 89 तक संभाजी शासक रहे, परंतु औरंगजेब ने इन्हें पकड़ लिया और अपनी कैद में इनकी हत्या कर दी। उसके बाद से राजा राम अगले शासक बने और यह 1700 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद इन राजा राम की पत्नी जो विधवा हो गई थी, उसने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के माध्यम से शासन किया। और इसके बाद ही 1707 के बाद से साहू जी, जिनको 1707 के जजाऊ के युद्ध के बाद आजाद कर दिया गया, यह वापस आए और इनका और राजा राम की पत्नी ताराबाई का एक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में साहू जी ने विजयश्री हासिल कर ली और एक राज्य का विभाजन हुआ, जहां पर ताराबाई कोल्हापुर की प्रमुख हो गई और साहू जी सतारा के। इस तरह एक ही समय में साहू जी और संभाजी दोनों लोग शासन करते रहे। संभाजी की मृत्यु के बाद पेशवाओं का प्रभुत्व इतना बढ़ गया कि अब राजा राम के समय, राजा राम द्वितीय के समय से जो स्थिति थी वह बहुत ऐसी हो गई कि छत्रपति अब मात्र नाम मात्र के शासक रहे और इसके बाद से जो पूरा वर्चस्व है वो पेशवाओं का रहा। और इन्हीं पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को शिवाजी की मृत्यु के बाद से वो उत्थान व प्रगति दिलाई, जिस पर चलकर पानीपत के तृतीय युद्ध तक मराठा दुर्जय रहे और किसी से नहीं हारे। हम मालोजी की बात करते हैं। मालोजी और विठोजी, यह दोनों भाइयों ने लखुजी जाधव जो एक मराठा सरदार थे, और इनकी वंश परंपरा की अगर बात करें तो यह बताया जाता है कि जो इनकी वंश परंपरा है वह यह देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादवों के वंशज थे। देवगिरी के यादवों के वंशज थे लखुजी जाधव और सिंह खेड़ा के जागीरदार थे। इन्हीं के अंगरक्षक बने मालोजी और विठोजी। मालोजी के यहाँ 15 मार्च 1590 ईस्वी को एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था शाहजी भोसले। और इसके बाद पुत्र उत्पन्न होने के बाद, शाहजी भोसले के उत्पन्न होने के बाद मालोजी ने लखुजी जाधव के यहाँ नौकरी छोड़ दी और वह मलिक अंबर की सेवा में चले गए। जी हाँ, ये वही मलिक अंबर है जिसको छापामार युद्ध पद्धति के निर्माणकर्ता के रूप में देखा जाता है, परंतु यह भ्रांतियां बनी हुई हैं कि क्या भारत में इससे पहले छापामार युद्ध पद्धति का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता, परंतु ऐसा नहीं है। हम महाराणा प्रताप, जिनको जनजाति लोग कीका कहते थे, हल्दी घाटी के युद्ध में जब वह पराजित हो गए तो उन्होंने इसी युद्ध पद्धति के माध्यम से अपने साम्राज्य और मुगलों से लगातार प्रतिरोध किया और कहीं ना कहीं
वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए और वहीं से कुंभलगढ़ से ही उन्होंने आगे के अभियान का संचालन किया। ठीक उसी पद्धति को अपनाते हुए मलिक अंबर ने मराठों को इसी छापामार युद्ध पद्धति में प्रशिक्षित किया। इसीलिए छापामार युद्ध पद्धति के नाम से इसका भी नाम जुड़ गया। और इसी मलिक अंबर ने पूना में एक जागीर प्रदान की। किसे? पूना में एक जागीर प्रदान की मालोजी को, और शाह जी का इस जागीरदार की हैसियत से, यह सिंह खेड़ा की जागीर से काफी बड़ी जागीर थी पूना की जागीर, और यही कारण था कि अब जो मालोजी का स्टेटस है, या जो मालोजी की स्थिति है, वह लाखोजी जाधव से बढ़ गई या बड़ी हो गई। और इस वजह से एक विवाह संपन्न होता है 5 नवंबर 1605 को शाह जी का, और विवाह होता है जीजाबाई से। यह जीजाबाई लाखोजी जाधव की पुत्री हैं, और मलिक अंबर से लाखोजी जाधव का बाद में वैमनस्य हो जाता है। इस विवाह के दौरान 2 ऐसे सरदार जो पहले उनके यहाँ नौकरी करते थे, अब उनसे बड़ी स्थिति में हैं, इनका एक रिश्ते में बंध जाने से जो मालोजी हैं और शाहजी भोसले हैं, इनकी राजनीतिक शक्ति में अपार वृद्धि होती है। और इन दोनों के संबंधों से एक लाभ यह होता है, बाद में मलिक अंबर का जब लाखोजी जाधव से वैमनस्य हो गया, और शाहजी इसी वजह से बाद में जहांगीर की सेवा में चले गए, और जहांगीर की सेवा में 1620 में यह चले जाते हैं। और जहांगीर पहला शासक है जो दक्कन में, क्योंकि 1605 तक अकबर 1601 में आसिरगढ़ की विजय के बाद जहांगीर का जो काल है, वो उसमें कोई विशेष इस तरह की उपलब्धि हासिल नहीं हुई, क्योंकि दक्कन में मलिक अंबर एक योग्य सेनापति के रूप में अभी भी बैठा हुआ है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि ये जो भी लोग हैं, ये जहांगीर दक्कन में उस तरह की सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है जिस प्रकार की सफलता उसे प्राप्त करनी चाहिए। यही कारण था कि जब वह दक्कन में अपनी सफलता को नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उसके मन में एक विचार आता है, और वो उन कारणों का पता लगाना चाहता है जिसकी वजह से वह जिस वजह से वह दक्कन में अपना जो प्रारंभ है वो नहीं कर पा रहा है, अपना विस्तार नहीं कर पा रहा है। और इन कारणों के में सबसे प्रमुख कारण देखता है मराठा सैनिकों का दक्कन में विशेष प्रभुत्व, और युद्धों में एक कुशल योद्धा के रूप में लगातार अपनी योग्यता से मुगल सेना का प्रतिरोध करना। इसी सब चीजों को देखते हुए जहांगीर मराठों को महत्व को समझते हुए उन्हें उमरा वर्ग में शामिल करता है। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहले मराठों के महत्व को समझते हुए उन्हें उमरा वर्ग में कौन शामिल करता है? तो इसका उत्तर हो जाता है जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर वो शासक है जो उमरा वर्ग में मराठों के महत्व को समझते हुए उन्हें शामिल करता है। एक प्रमुख युद्ध है जो मुझे लगता है कि छोटी स्तर की जो परीक्षाएं हैं उसमें तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो भी बड़ी स्तर की परीक्षाएं हैं जैसे यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि ये युद्ध है, इंपॉर्टेंट है, भातवाड़ी या मारवाड़ी का युद्ध जो 1624 में लड़ा गया। इस युद्ध में एक विशेष सफलता यह हुई कि इस युद्ध ने शाह जी के कद को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और इसी युद्ध के बाद से शाह जी का प्रभुत्व दक्कन में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और इनके महत्व के बढ़ने के साथ साथ ही मराठों के भी महत्व और शिवाजी के पहले मराठों के उत्कर्ष के एक पहले दौर को हम इन्हीं युद्धों में देखते हैं। इस युद्ध में मुगल सेना ने जहांगीर की ओर से परवेज महावत खां के विषय में कहा जाता है
कि यह उस समय का ऐसा व्यक्ति था जो मुगल घराने से ना होते हुए सर्वाधिक मनसब इसके पास थे, और महावत खां ही वह सरदार है जो जहांगीर और नूरजहां के विरुद्ध विद्रोह करता है और जहांगीर और नूरजहां को कैद में कर लेता है, और बाद में नूरजहां अपनी चतुराई से महावत खां को काउंटर करती है और जहांगीर को उसकी कैद से छुड़ाती है। इसके साथ साथ बीजापुर की शक्ति भी इस युद्ध में मुगलों का साथ दे रही थी। लखुजी जाधव जो शाहजी के ससुर थे, वह भी इस युद्ध में मुगलों के साथ थे, परंतु मलिक अंबर और शाहजी की जो जोड़ी है, उन्होंने अपने युद्ध कौशल और योग्यता के आधार पर इस युद्ध को जीत लिया। और ये वही समय है जब शाहजी भोसले अपने उत्कर्ष पे अब धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। मलिक अंबर जब यह चीज देखता है कि शाहजी भोसले इस युद्ध के बाद काफी लोकप्रियता प्राप्त कर ले रहे हैं, काफी लोकप्रिय हो गए हैं, तो वह ये काम करता है, उसको बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है, वह शाहजी से ईर्ष्या करने लगता है। इस बात को लेकर शाहजी पहले भी सतर्क हो जाते हैं और वह 1625 में बीजापुर की सेवा में चले गए और 1629 तक वह बीजापुर की ही सेवा में रहे। इसी बीच लखुजी जाधव की 1630 में अहमदनगर के सुल्तान द्वारा हत्या कर दी जाती है और शाहजी भोसले मुगलों की सेवा में चले जाते हैं और 2 वर्ष बाद वहां रहे। इसी समय शाहजहां ने शाहजी को 5000 का मनसब प्रदान किया। और जब औरंगजेब के 50वें चंद्रवास माने 50वें जन्मदिन पर शिवाजी उसके दरबार में उपस्थित होते हैं, तो उन्हें भी यही 5000 का मनसब दिया जाता है। इसी वजह से वो रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस स्थिति को उनके पिता इतने पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, उसको बाद में शिवाजी को देने से शिवाजी आहत होते हैं और उनसे पराजित राजपूत राजाओं के भी मनसब 5000 थे। उन्होंने जब ये सारी चीजें देखी तो उनको क्रोध आ जाता है। इसी वजह से वो औरंगजेब से खुले दरबार में विद्रोह कर देते हैं। हालांकि इसके पहले हम देखते हैं कि 5000 का मनसब प्रदान किया गया, परंतु शाहजी भोसले की महत्वाकांक्षाएं अब काफी बढ़ चुकी हैं। इसी बीच अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा प्रथम की हत्या के पश्चात उसके राज्य में शाहजी प्रवेश कर जाते हैं और उसके पुत्र मुर्तजा द्वितीय को, जो 10 वर्ष का बालक है, उसको शासक बनाकर सारी शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं। और इसी के बाद से शाहजी लगातार उत्कर्ष में थे। जब मुगलों ने इन परिस्थितियों को देखा तो शाहजहां ने अपने लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर के रूप में इस घटना को देखा और इसी बीच जब शाहजी ने एक नई राजधानी शाहगढ़ को नए सुल्तान की राजधानी के रूप में बना दिया। इस समय मुगलों के आक्रमण की यह बहुत ही अनुकूल परिस्थिति है, क्योंकि शासन सत्ता पर बैठा हुआ मुर्तजा द्वितीय एक 10 वर्षीय बालक है और शासन की पूरी सत्ता की कमान शाहजी भोसले के हाथ में है। इसलिए 1634 से 36 ईस्वी के बीच लगातार मुगलों का संघर्ष हुआ और 1636 में यह शाहजहां के समय की बड़ी उपलब्धि है। और यह परीक्षा में पूछा जाता है कि किस वर्ष जो है वह ये अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, तो इसका उत्तर होता है 1636। जी हाँ, 1636 ही वह वर्ष है जिस वर्ष मुगलों द्वारा अहमदनगर पर लगातार हमले किए गए। शाहजी भोसले विवश हुए, उन्होंने अपने सारे किले जो उनके अधिकार में थे मुगलों को सौंप लिया और 1636 में शाहजहां ने मुगल साम्राज्य में एक नवीन राज्य को जोड़ा जिसका नाम अहमदनगर है।
1637 में इक्वेरी या कर्नाटक की विजय करते हैं शाहजी, और इस विजय के बाद उनके अब धीरे धीरे वो अपने साम्राज्य का विस्तार भी करते हैं। इसी बीच उनकी सेवा से प्रसन्न होकर जो बीजापुर का सुल्तान है वह शाहजी को कर्नाटक में 4 लाख की जागीर दे देता है। और इसके बाद शाहजी का जो आखिरी समय है या अंतिम समय है वो कर्नाटक में ही बीता। देखने वाली बात यह है कि जो शिवाजी का आखिरी अभियान है 1678 वो अभी कर्नाटक अभियान ही है, इसलिए एक विशेष महत्व रखता था शिवाजी के लिए कर्नाटक। 1648 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को बंदी बना लिया। ऐसा वह इसलिए करता है कि शिवाजी जो कि बीजापुर के सुल्तान के लिए बहुत बड़ा प्रतिरोध साबित हो रहे थे और वो निरंतर उसके क्षेत्रों को जीतते जा रहे थे, इसलिए बीजापुर के सुल्तान ने यह सोचा कि अगर शिवाजी पर अंकुश लगाना है तो वह शाहजी भोसले के माध्यम से उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने शाहजी भोसले को अपनी कैद में बंदी बना लिया, परंतु शिवाजी के चातुर्य बुद्धि और दूरदर्शिता का कोई मुकाबला नहीं था। शिवाजी उसी वर्ष मुगलों के यानी मुगल की सेवा में जाने शहजादा, उस समय शहजादा जो थे उनके सहयोग से वह मुगल सेवा में जाने लगे। इससे भयभीत होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1649 में शाहजी को रिहा कर दिया। शाहजी काफी अच्छे चरित्र के थे, मृदुभाषी थे, एक कर्मठ थे, परंतु शिवाजी से कभी भी उनका बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा। और एक दिन 1663 ईस्वी में वह शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते वक्त उनका घोड़ा जिस पर वह बैठे थे उससे वह गिर गए और उनको गंभीर चोटें। इस गंभीर चोटों से शाहजी भोसले की तबीयत दिन प्रतिदिन और खराब होती चली गई और इसी के परिणाम स्वरूप 1664 में उनकी मृत्यु हो जाती है। शाहजी की मृत्यु भी घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम प्रारंभिक परीक्षाओं या एसएससी, सीजीएल या इस तरह की जो परीक्षाएं उसको हम देखते हैं तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है कि मध्यकाल में कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े पर से गिरने की वजह से हो जाती है। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में घोड़े पर बैठकर चौगान नामक खेल खेल रहा था जो कि आधुनिक पोलो की भांति है, परंतु उसी समय वह घोड़े से गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा दूसरा उदाहरण के रूप में आयोग नए नए प्रश्न आजकल बना रहा है, तो इस प्रश्न पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले भी घोड़े से गिरे और इसी दौरान इनकी मृत्यु हुई। इसके साथ साथ यह प्रथम पार्ट था जो भी इसमें क्या कहते हैं कमियां थी, उसके लिए आप लोग निश्चित तौर पे हमें मैसेज करिएगा, बताइएगा, अपने परामर्श दीजिएगा। क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने का तो एक लंबा अनुभव है हमारे पास, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का कोई विशेष अनुभव नहीं है। हम इसे पहली बार शुरुआत कर रहे हैं। मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय पुनः आपको देता हूँ। मेरा नाम युवराज पांडे है। मैंने एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी परीक्षा को, नेट परीक्षा को 3 बार और उसके बाद मैं लगातार जेआरएफ भी हूँ, इसलिए मुझे एक लंबा 2017 से ही एक लंबा अनुभव रहा है अध्ययन और अध्यापन का। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो में आप अपने जो भी सुझाव हो निश्चित तौर पे आप इंक्लूड करिए और हम और आप मिलकर एक ऐसे माहौल का निर्माण करें कि आपकी जो सिलेक्शन में जो दूरी है उसको समाप्त करने का काम किया जाए। और इसके बाद की जो भी कक्षाएं होंगी, जो इसके बाद का लेक्चर होगा, इसके बाद हम दूसरे अध्याय में शिवाजी का अध्ययन करेंगे और तीसरे अध्याय में हम पेशवाओं का अध्ययन करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।